ना। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट कर लिया था। एक बार फटाफट से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको अभी बेसिकली ये बताया कि मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी पे डिस्कशन किया था हमने। इसके अलावा हमने बात करी थी कि इलास्टिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने बात करी है कि elasticity basically refers to the percentage change in demand for a commodity due to the percentage change in any of the factor affecting demand। जब भी किसी फैक्टर की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है तो जो भी चेंज आता है डिमांड में उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी को हम प्राइमरीली तीन तरीके से तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है, तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज इनकम इलास्टिसिटी, देन देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी आपको ये बताता है कि इनकम में चेंज आने से किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी आपको ये बताता है कि कमोडिटी रिलेटेड कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से गिवन कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है। अब हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेवेंट नहीं है, हमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी में मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बता दिया था। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज होने पे उस कमोडिटी के डिमांड में जितने परसेंट का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑल राइट, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के टोटल तीन तरीके हैं, परसेंटेज मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो टोटल तीन तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ हमें परसेंटेज मेथड ही कवर करना है, ज्योमेट्रिक और एक्सपेंडिचर मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। अब परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। परसेंटेज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड या इसको हम फ्लेक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने मेरे ख्याल लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, प्राइजेस हैं और कमोडिटी की क्वांटिटी है। प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस इज 10 रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज 200 यूनिट्स। 10 रुपए पर 200 यूनिट की डिमांड थी पहले, अभी रेट जो है ना वो 12 हो गया बढ़ के, और डिमांड जो है डिमांड घट के हो गई है लेट्स से 140। तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड जो है जाहिर है कम हो जाएगी। हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई बताएगा आप में से? क्या फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, बताइए जल्दी बताओ, याद है नहीं है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है? चेतना, नायशा, अनवी, अक्षिता, एनीवन, क्या फॉर्मूला बताया था इलास्टिसिटी? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. So change in price. मुझे याद नहीं। याद नहीं है? ओके, Change in quantity upon change in price. करेक्ट। तो वी कैन राइट इट एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब इस फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई करके, मैंने बताया था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये बताया था ना मैंने आपको। यस सर। अब देखो, डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में जो चेंज आता है ना, उसको हम डेल्टा क्यू कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है सर? क्वांटिटी में चेंज आ रहा है 60 यूनिट्स का, ठीक है। 60 यूनिट क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। अच्छा, फिर डेल्टा पी का क्या मतलब है? डेल्टा पी का मतलब है प्राइजेस में क्या चेंज आ रहा है। तो प्राइजेस में चेंज आ रहा है 2 रुपए का, ओके। और पी का मतलब है इनिशियल प्राइस, शुरुआत में क्या कीमत थी। और क्यू मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा क्यू की जगह लिखेंगे 60, डेल्टा पी की जगह आ जाएगा 2, एंड पी बाई क्यू, प्राइस वाज 10 रुपीज एंड क्वांटिटी वाज 200 यूनिट्स। इसको कैलकुलेट कर लो आप। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस वाले जीरो से आप ये वाला जीरो काट सकते हैं, इस जीरो से ये वाला कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4। 6 अपॉन 2 इंटू 2 4। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो आंसर विल बी 1.5। ऑल राइट, सो दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, करेक्ट। यहाँ पे देखो, मैंने आपको हमेशा बताया, इलास्टिसिटी आपको ये बताती है कि कस्टमर कितना सेंसिटिव है प्राइस को लेके। और इलास्टिसिटी ना हमेशा टाइम्स में हम मेजर करते हैं, लिखते नहीं है, लेकिन टाइम्स में ही वो बेसिकली मेजर किया जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बता रहे हैं कि जो डिमांड है ना, वो प्राइस को लेके 1.5 टाइम्स सेंसिटिव है। इसका मतलब कि अगर हम प्राइस में जितना भी चेंज करेंगे ना, डिमांड में 1.5 टाइम्स चेंज आएगा, ठीक है। अगर आप प्राइस में लेट्स से आप 10% चेंज करते हो तो डिमांड ना 1.5 गुना चेंज होगी। 1.5 टाइम्स होने का मतलब है कि वो 15% चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप प्राइस में 1% चेंज करोगे तो डिमांड 1.5% चेंज हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपको ये बताता है कि प्राइस को लेकर डिमांड कितना सेंसिटिव। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, इससे मिलता जुलता, ये आप करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। नोट करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन नोट कर लिया था ना आप लोगों ने, अक्षता, अन्वी, चेतना, ये यस। ओके। देखिए, एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैल्यूज हैं, प्राइस वाज, लेट्स से प्राइस वाज 30, क्वांटिटी वाज 150 यूनिट्स, और प्राइस जो है अभी लेट्स से रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस होके ये हो गया है 21, और क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, ये चली गई है 300 पे। 300 नहीं करते हैं, 195, 195 सॉरी 195 यूनिट्स। इसकी इलास्टिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, करो फटाफट से। स्पर्श कहाँ है? आज स्पर्श नहीं कर रहा है क्लास। हो जाए तो बताइएगा, नायशा, चेतना, अन्वी, अनक्षिता। देखो, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो आप ये लगाओगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हो गया। हो गया? क्या आया चेतना? आंसर क्या रहा है आपका? किसका हुआ था बताइए, आंसर बताइए। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे।
अक्षिता आपका हुआ है? अनवी? सर आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देखिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है सर? क्वांटिटी में चेंज है 45 यूनिट्स का और प्राइस में चेंज है 7 रुपीज का, नहीं सॉरी 9 रुपीज का। और प्राइस पहले वाला था 30 और क्वांटिटी पहले वाली थी 150। ओके, तो हमने इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया और 15 3 जा 45 हो गया, तो ऊपर बच गया 3 इंटू 3, नीचे बच गया 9 अपॉन 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 बाई 9 इक्वल्स टू 1, सो आंसर विल बी 1। जिसका भी 1 है करेक्ट है। समझ आया सबको? कोई डाउट है? नो डाउट सर। नो डाउट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ना आपको लेट्स से इसमें इलास्टिसिटी गिवन है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें आपको दे रखी है 2 और इसमें प्राइस और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दे रखी है। पहले वाला प्राइस तो बताया हुआ है, पहले वाला प्राइस है 50 और पहले वाली क्वांटिटी है लेट्स से 500 यूनिट्स, और बाद वाला प्राइस भी बता रखा है, बाद वाला प्राइस है 40, लेकिन बाद वाली क्वांटिटी क्या है, मतलब प्राइस के रिड्यूस होने पे नई वाली डिमांड क्या है, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ये फाइंड आउट करना है। करो, ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला तो अल्टीमेटली इसमें हम वही लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, सेम फॉर्मूला लगेगा। और क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आप ईडी की जगह पे 2 रखेंगे और बाकी फिर डेल्टा क्यू और डेल्टा पी इन सब की वैल्यूज आप पुट करिए और आंसर कैलकुलेट करके दिखाइए। करिए फटाफट से। हुआ किसी का? देखो आपको ना बेसिकली फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा क्यू चाहिए और डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन क्वांटिटी मिसिंग है, पता ही नहीं है आपको। 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा लेट मी कैलकुलेट, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो डेल्टा क्यू क्योंकि मिसिंग है तो हम डेल्टा क्यू की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी से प्राइस में चेंज जो आ रहा है ना दैट इज 10, और पहले वाला प्राइस क्या है, पहले वाला प्राइस इज 50, पहले वाली क्वांटिटी क्या है 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दो सबसे पहले तो, और इधर बचेगा 2, इधर हो जाएगा 5 डेल्टा क्यू अपॉन 10 इंटू 50 विल बी 500। ओके, नाउ 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, इधर बच जाएगा 500 डेल्टा क्यू। ओके, अब 1000 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी सर? डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 200। समझ आया? डेल्टा क्यू 200 आया। अब डेल्टा क्यू का मतलब है क्वांटिटी में जो चेंज, डेल्टा क्यू का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अगर 200 है यानी कि हमें ये मिल गया 200। आपको ये बताना है कि नई वाली क्वांटिटी क्या हुई होगी। आप सोचो खुद ही कि 500 पहले डिमांड थी, अभी क्वांटिटी में 200 का चेंज है, तो नई वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 700। क्यों 700 होगी, क्यों 300 नहीं होगी? न्यू क्वांटिटी विल बी, क्योंकि हमारा प्राइस ना रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। क्लियर है पॉइंट? चेंज इन क्वांटिटी जो है ना वो रिड्यूस भी हो सकता था, इंक्रीज भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्राइस जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है
तो हम क्या मानेंगे कि क्वांटिटी में जो भी चेंज आया है ना वो पॉजिटिव चेंज आया होगा। तो पहले अगर डिमांड 500 थी, इनिशियल डिमांड प्लस जो भी चेंज इन क्वांटिटी आप उसको ऐड करेंगे हमेशा। तो क्वांटिटी वाज 500 initially, now there is change of 200 units, hence new demand, new quantity will be 700. This is the correct answer. समझ आया? नाइशा, अनवी, चेतना, अक्षिता, ओके। चल एक और मैं ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आपसे ये हो नहीं पाया ढंग से, तो एक और इससे मिलता जुलता सवाल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप वो कर लेते हो सक्सेसफुली तो फिर हम उसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें भी इलास्टिसिटी आपको गिवन है, दिस टाइम इलास्टिसिटी इज लेस से 1.5। अच्छा एक चीज आप हमेशा याद रखें, इलास्टिसिटी की वैल्यू ना हमेशा नेगेटिव में आती है, याद रहेगा। इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव में कैलकुलेट होती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप जब भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे ना हमेशा आंसर नेगेटिव में ही है। उसका रीजन ये है कि प्राइस और डिमांड के बीच में ना नेगेटिव रिलेशन होता है, तो अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा ना आपको हमेशा वो नेगेटिव में मिलेगा। लेट्स से मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे मुझे डेल्टा क्यू लिखना है, तो डेल्टा क्यू क्योंकि प्राइस मेरा रिड्यूस हो रहा है ना तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन प्राइस में तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो मुझे डेल्टा पी जब निकालना है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकता हूँ, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इलास्टिसिटी का जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 लिखी है, आप रिज्यूम करोगे कि वो -2 है, लेकिन आप साइन कैरी करो ना करो, साइन यूज करो ना करो कैलकुलेशन में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात? ये साइन में यहाँ पे प्लस माइनस लगाऊं ना लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विदाउट साइन भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। बस याद रखें आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। एंड में नेगेटिव आंसर लगाना, आंसर में नेगेटिव लगाना ना लगाना वो आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। इनिशियल प्राइस लेट्स से इट वाज 100 रुपीज और क्वांटिटी थी 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। और अभी जो है ना डिमांड घट के हो गई है 3500 यूनिट्स। आपको बताना है प्राइस, न्यू प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द न्यू प्राइस, जल्दी करो। सेम ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। इलास्टिसिटी पे बेस्ड ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करवा दूंगा होमवर्क के लिए, वो भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल तो क्लास में हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे करें। कुछ असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा निष्कर्ष के थ्रू, आप वो अटेम्प्ट कर लेना। क्या बात है भाई स्पर्श, कहाँ रह गए थे, लेट क्यों आ रहे हो? तो मैं कहीं बाहर था जब अब आया हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए हम बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वर्ष। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, एक दो क्वेश्चन और करवाए हैं इससे पहले। अभी ये क्वेश्चन दिया है, इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू 1.5 गिवन है, प्राइस 100 था शुरू वाला और शुरुआत में क्वांटिटी 5000 थी। अभी प्राइस क्या होगा जब डिमांड जो है 3500 है, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो ट्राई करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवा ही रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें लिखना है क्वांटिटी में कितना चेंज है। क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है सर 1500 यूनिट्स का, तो 1500 यूनिट्स लिखेंगे डेल्टा क्यू की जगह पे। और डेल्टा पी जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा पी तो तभी पता चलेगा जब आपको दोनों प्राइसेस गिवन होते हैं। अब आपको नहीं पता कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, तो हम डेल्टा पी को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इनिशियल प्राइस हमें पता है, इनिशियल प्राइस वाज 100 रुपीज और इनिशियल क्वांटिटी भी आपको पता है 5000। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू भी आपको पता है 1.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो।
इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से काट दीजिए, ऊपर बच जाएगा। Answer. किसी का आंसर आएगा? 2. Yes, sir. बताओ क्या आंसर आ रहा है? Yes, sir. Sir, 80. क्या आ रहा है? सॉरी, 80। न्यू प्राइस इज 80। Yes, sir. 80. चलिए देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इस यहाँ पे हम डेल्टा पी की 1.5 को 5 डेल्टा पी से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा 1500। इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 7.5 डेल्टा पी इक्वल्स टू 1500। ऑलराइट, नाउ डेल्टा पी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 7.5, क्या आ रहा है इसका आंसर? 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 80 आ रहा है. 80 आ रहा है। Yes. 20, sir. 20 आएगा ना? Yes. दिस इज 20। ओके, नाउ क्योंकि देखो, अब क्योंकि न्यू प्राइस हमें निकालना है, न्यू प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले प्राइस में इस वाले प्राइस को ऐड करना है। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए हम P प्लस डेल्टा पी करेंगे। ऑलराइट, तो पहले वाला प्राइस है 100 और डेल्टा पी तो जाहिर है माइनस में ही आएगा। देखो क्योंकि डिमांड घट रही है ना आपकी। अच्छा, डिमांड घट रही है तो प्राइस तो बढ़ेगा ना, तो वो प्राइस पॉजिटिव में आ रहा होगा, +20 आएगा ये। तो आंसर विल बी 120 नॉट 80। इज इट क्लियर एवरीवन? 120 क्यों आया है? असल में प्राइस में डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा? बताइए जरा। अगर पहले 100 था, नया वाला प्राइस क्या होगा? रिड्यूस हुआ होगा या इंक्रीज हुआ होगा? बताओ फटाफट से। अगर पहले वाला प्राइस 100 था, न्यू वाला प्राइस क्या होगा? रिड्यूस होगा पहले के मुकाबले या उससे ज्यादा होगा? बताइए। ज्यादा 120. ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिमांड ना आपकी रिड्यूस हुई है। क्योंकि अगर डिमांड कम हुई है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो प्राइस बढ़ा होगा। ऑलराइट, तो जो भी डेल्टा पी का आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले वाले प्राइस में हम डेल्टा पी की वैल्यू ऐड कर देंगे। आंसर विल बी 120। अनवी, अक्षिता, चेतना, नाइशा, आप लोगों को क्लियर है? Yes. Yes. और क्वेश्चन करना है ऐसा या चलेगा अभी फिलहाल के लिए? आगे चले, बताइए आप लोग फटाफट से। एक और क्वेश्चन करवा दूं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे या आगे चले? एक और. सर एक और। सर आपको डेल्टा पी कितना आया था? डेल्टा पी कितना आया था? डेल्टा पी मेरा 20 आ रहा था ना। गलत आ रहा है क्या ये? मुझे किसी ने बताया है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो मेरा कुछ और आ रहा है. आपको कुछ और आ रहा है? एक सेकंड, लेट मी चेक। मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। $1500 डिवाइडेड बाय 7.5, 200 आ रहा है। Yes, sir. ओके, प्राइस इज 200। ऑलराइट, चेंज इन प्राइस इज 200। सो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर प्राइस 200 है, चेंज इन प्राइस 200 है, तो आप डेल्टा पी 200 लेंगे। सो आंसर विल बी 300। सॉरी, समझ आ रहा है सबको? असल में 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 करेंगे ना, 20 नहीं आएगा, 200 आएगा। 200 को हम पहले वाले प्राइस में ऐड करेंगे, 100 प्लस 200 इट विल बी। सर आपने 500 लिखा है, वो 5000 है। ओह शिट, बहुत सारी गलतियां कर दी लग रहा है मैंने। कहाँ पे मैंने 500 लिखा है भाई? सर यहाँ पे 100 बाय ऊपर, सर 100 बाय 500। 100 बाय 500 कहाँ किया है मैंने? ये किया है। इससे भी अच्छा ये इधर, अच्छा ये वाला। yes, sir, ये 5000। अच्छा दिस इज 5000, तो उसके हिसाब से 20 आएगा ये। ओके ओके ओके, फिर तो ठीक है। बहुत ज्यादा ही गलतियां कर दी है इसमें। एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी एवरीवन, एक और क्वेश्चन करते हैं चले। दिस टाइम, इस बार भी आपको इलास्टिसिटी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 2.5 गिवन है और प्राइजेज एंड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्राइस है 20 रुपीज, डिमांड है 400 यूनिट्स और देन प्राइस जो है
हमें पता नहीं क्या है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ के हो गई है 700। तो न्यू प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया? हुआ किसी का? देखिए डेल्टा डेल्टा क्यू निकालेंगे हम। डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारा, कितना चेंज आ रहा है 300 यूनिट्स का। डेल्टा पी हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। P upon Q price is 20 and initial quantity was 400 units and this is 2.5. Okay, so हम इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट देंगे, तो ऊपर बच जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 3 2 जा 60 अपॉन 4 डेल्टा P। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 इंटू 4 डेल्टा P इक्वल्स टू 60। तो ये हो जाएगा 10 डेल्टा P 60। तो डेल्टा P इक्वल्स टू 60 बाय 10। तो डेल्टा P की वैल्यू आ रही है 6। डेल्टा P करेक्ट है मेरा? चेक कर लीजिएगा जरा। डेल्टा P 6 आ रहा है सबका? Yes, sir. सो व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? क्वांटिटी ना हमारी इस बार बढ़ी थी, तो प्राइस क्या हुआ होगा? प्राइस घटेगा। तो P इनिशियल प्राइस में आप क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे डेल्टा P को। तो इनिशियल प्राइस वो 20 और न्यू प्राइस 6 रुपए कम हो गया है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 14। करेक्ट आंसर विल बी 14। सबका आ गया? अन्वी, चेतना, नायशा, अक्षता एंड स्पर्श? Yes. चले Yes, sir. चले, बहुत हो गया। अब इस पे बेस ना और भी मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा असाइनमेंट में, मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पे डाउट्स ले लेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में इसके लास्ट वाले हिस्से पे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, देखो हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना बेसिकली करता क्या है सर? ये कस्टमर की सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि कस्टमर प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है। यही तो बताता है कि कस्टमर प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है। तो असल में कोई कस्टमर ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, कोई कस्टमर कम सेंसिटिव हो सकता है। हमने क्या किया है, उसकी सेंसिटिविटी को टोटल 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। हमने कहा कि जो कस्टमर है ना, उसको हम टोटल 5, उसकी सेंसिटिविटी को हम बेसिकली वो कितना रिएक्टिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है प्राइस को लेके, हम उसको 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखिए टोटल 5 डिग्री है इलास्टिसिटी की। मतलब एक कस्टमर जो है कितना सेंसिटिव हो सकता है, उसको हमने 5 अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग डिग्रीज में क्लासिफाई कर दिया। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ नोटबुक पे, उसके बाद हम लिख लेंगे इसे। देखिए जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम उसको 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पहले तो हम बात कर लेते हैं सर, एक ऐसा कस्टमर हो सकता है जिसका प्राइस की वजह से जिसकी डिमांड पे कम फर्क पड़ता है, मतलब वो प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। करेक्ट? जैसे मान लेते हैं कोई कस्टमर है, सपोज दिस इज अ कस्टमर, और ये कोई कमोडिटी परचेज करता है, उसका प्राइस मान लीजिए जब चेंज होता है, लेट्स से उसका प्राइस जब 1% चेंज होता है। अब 1% चेंज होने का मतलब या तो 1% बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो। जब 1% प्राइस चेंज होता है ना, तो इसकी डिमांड पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन डिमांड पे थोड़ा फर्क पड़ता है।
सिर्फ आधा फर्क पड़ता है, 0.5% का फर्क पड़ता है। मतलब प्राइस के मुकाबले डिमांड में प्राइस के बराबर का चेंज नहीं आता है। क्लियर है पॉइंट? एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई कस्टमर है, जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है ना, लेट्स से कमोडिटी के प्राइस में जब भी 1% का चेंज आता है, ये डिमांड में भी चेंज करता है और डिमांड में भी इक्वल चेंज कर लेता है। प्राइस में 1% का चेंज होगा, डिमांड भी 1% चेंज हो जाती है। मतलब प्राइस अगर 1% बढ़ेगा, डिमांड 1% घट जाएगी। प्राइस 5% बढ़ेगा तो डिमांड 5% घट जाएगी। प्राइस 10% बढ़ेगा तो डिमांड 10% घट जाएगी, या वाइस वर्सा। प्राइस अगर 10% रिड्यूस होगा तो डिमांड 10% बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं बात? मतलब प्राइस का डिमांड पे इक्वल रिस्पॉन्स आता है। कस्टमर जो है प्राइस को लेके उसकी डिमांड इक्वली सेंसिटिव है। एक कस्टमर क्या है जो प्राइस को लेके कम सेंसिटिव है, मतलब प्राइस के मुकाबले कम उसकी डिमांड चेंज होती है। अच्छा, एक और कस्टमर क्या होता है सर? टोटल 5 तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं, या कस्टमर का 5 तरह का बिहेवियर हो सकता है। कि सर एक हमारा कस्टमर है कि प्राइस जब चेंज होती है ना 1%, तो ये डिमांड ना इसकी प्राइस के मुकाबले और ज्यादा चेंज हो जाती है। लेट्स से कि 1% चेंज होने पे डिमांड ये 5% चेंज कर देता है। ऑलराइट, तो आप मेरे को बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला कस्टमर ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस को लेके? ए, बी, सी। विच कस्टमर इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस? ए, बी और सी? किसी ने सी या ए? हु इज मोर सेंसिटिव? सी इज मोर सेंसिटिव बिकॉज प्राइस में चेंज आने पे उसकी डिमांड ज्यादा चेंज होती है। मतलब प्राइस जब बढ़ेगा तो भी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी उसकी, और प्राइस जब घटेगा तो भी अगर डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ेगी बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वो प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, एक और कस्टमर होता है जिसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह रहता है कि प्राइस में हम जब चेंज करते हैं ना, तो उसकी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। डिमांड में लेट्स से उसको 0% चेंज है, मतलब प्राइस बढ़े या घटे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसे कहते हैं इनसेंसिटिव है कस्टमर। किस चीज को लेके इनसेंसिटिव है? प्राइस को लेके इनसेंसिटिव है। इसके ऊपर प्राइस के बढ़ने या घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक ऐसा कस्टमर है जब उसके प्राइस में, जो भी कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसके प्राइस में 1% का चेंज आता है, सॉरी जब उस किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं आता है, सॉरी, तो भी उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। मान लीजिए प्राइस में चेंज ही नहीं हुआ लेकिन डिमांड 2%, 1%, 5%, कुछ भी चेंज हो रही है। दिस इज दी फिफ्थ काइंड ऑफ बिहेवियर या फिफ्थ काइंड ऑफ कस्टमर। तो टोटल रिएक्शन या रिस्पॉन्स के हिसाब से हम कस्टमर को 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कस्टमर जिसकी डिमांड प्राइस के मुकाबले प्राइस के मुकाबले कम चेंज होती है। दूसरा कस्टमर जिसकी डिमांड प्राइस के मुकाबले प्राइस के बराबर ही चेंज होती है। तीसरा कस्टमर जब प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड उसके मुकाबले ज्यादा चेंज हो जाती है। चौथा कस्टमर है जब प्राइस में चेंज होता है उसकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और पांचवा कस्टमर है जहां पे प्राइस ही नहीं चेंज हो रही लेकिन उसके बावजूद डिमांड में चेंज आ रहा है। अब हमने क्या किया है ना, इन सारे केसेस को, इन सारे कैटेगरीज को हमने एक अलग अलग नाम दे दिया। बेसिकली क्या है, ये सब डिग्रीज ही तो हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स है ना बेसिकली हर कस्टमर का। अलग अलग बेसिकली हर कस्टमर की अलग अलग सेंसिटिविटी है प्राइस को लेकर, तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस तरह का कस्टमर जहां पे 1% चेंज आने पे डिमांड में प्राइस के मुकाबले कम चेंज आता है, इस तरह की डिमांड को हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दूसरी सिचुएशन है जहां पे प्राइस के मुकाबले डिमांड में उसके इक्वल ही चेंज आएगा, उसे कहते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक कैटेगरी है कि जहां पे प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, उसे कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके अलावा एक कस्टमर जो प्राइस के चेंज होने पे उसकी डिमांड में चेंज ही नहीं आता, उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और लास्ट कैटेगरी है जहां पे प्राइस में चेंज नहीं आता लेकिन फिर भी डिमांड चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली
perfectly elastic demand. This is called perfectly elastic demand. समझ रहे हैं बात? तो टोटल डिग्रीज जो है ना उसको हम 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइस में चेंज होने पे प्राइस के इक्वल अगर चेंज आएगा उसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो आपको आंसर 1 मिलेगा, इसलिए यूनिटरी मतलब होता है 1। आप कैलकुलेट करके देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितना चेंज है 1% का, प्राइस में कितना चेंज है 1% का, 1% डिवाइडेड बाय 1% इक्वल्स टू 1। बिकॉज आंसर इज 1, हेंस इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा? प्राइस में जितना चेंज है डिमांड में उसके मुकाबले ज्यादा चेंज है, तो आंसर जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर 1 से ज्यादा मिलेगा। देखो डिमांड में चेंज है 5% का, 5% डिवाइडेड बाय 1% आंसर विल बी 5। तो 1 से ज्यादा आ रहा है आंसर या 1 से कम आ रहा है? सर ज्यादा आ रहा है, और क्योंकि ज्यादा आ रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। 1 से ज्यादा है इसलिए ग्रेटर देन यूनिटरी। अच्छा, इस वाले केस में आप इलास्टिसिटी निकालेंगे, प्राइस में 1% चेंज है, डिमांड उसका आधा चेंज हो रही है 0.5, तो इलास्टिसिटी निकालेंगे ना हम तो ये आएगी 0.5% चेंज इन डिमांड ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, हेंस आंसर विल बी 0.5। तो आंसर इज लेस देन 1, इसलिए इसका नाम है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ कैटेगरी में क्या हो रहा है? जैसे प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में तो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आप निकालोगे कितना आएगा? कोई बताएगा मेरे को? इस वाले केस में इलास्टिसिटी की क्या वैल्यू आएगी? कस्टमर कितना सेंसिटिव है बताइए? बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, और बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं तो क्या आना चाहिए आंसर? सर 0 आना चाहिए। देखो निकाल के 0 ही आएगा। परसेंटेज चेंज 0, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1%, एनी नंबर डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी 0। तो इलास्टिसिटी इज 0, hence it is called perfectly inelastic, perfectly inelastic। लास्ट केस में आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिस टाइम 0%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कोई पॉजिटिव परसेंटेज होगा, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी इंफिनिटी। इस बार आंसर इंफिनिटी आएगा। तो याद रखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में आंसर इज इंफिनिटी। याद रहेगा टोटल कितने हिस्सों में हमने कस्टमर की सेंसिटिविटी को डिवाइड किया है, कितने डिग्रीज में डिवाइड किया है? 5 डिग्रीज में। नंबर 1 इज लेस देन यूनिटरी, देन यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। जैसे एक ऐसे एक मिलता जुलता से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, लेट्स से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं लेट्स से स्पर्श की, और स्पर्श का कोई फ्रेंड है, लेट्स से हम स्पर्श के फ्रेंड को बोल देते हैं कि कोई रमेश है, इनका कोई फ्रेंड है। अब रमेश क्या करता है ना, रमेश जो है ना लेट्स से स्पर्श के एक चांटा मारता है, एक थप्पड़ मारता है, और स्पर्श क्या करता है? स्पर्श पलट के उसको कुछ भी नहीं कहता। मतलब कि स्पर्श जो है उसने इसके थप्पड़ मारा है, इसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है, तो थप्पड़ का क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो स्पर्श को हम क्या कहेंगे इस वाले केस में? इस थप्पड़ को लेके स्पर्श सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है? बताइए। बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो, इसलिए हम कहते हैं इसको परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस पे थप्पड़ का। सिचुएशन नंबर 2, रमेश फिर आता है, फिर लगा देता है इसको। इस बार स्पर्श पलट के कहता है यार क्या कर रहा है यार, क्यों मारता रहता है मुझे? तो इस बार रिएक्शन तो है, इस बार रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या स्पर्श ने थप्पड़ के बदले उसको थप्पड़ ही मारा? बताइए। थप्पड़ के क्या थप्पड़ के बराबर का रिस्पॉन्स है? नहीं। जो किस तरह का रिस्पॉन्स कहेंगे? इसे कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक के इक्वल रिस्पॉन्स नहीं है, कम है उससे, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम रमेश आता है, इसके एक लगाता है, स्पर्श भी पलट के एक और मारता है उसके एक के बदले एक, तो कैसा रिस्पॉन्स है? इक्वल रिस्पॉन्स। तो क्या बोलेंगे इसको कि स्पर्श ना इक्वली सेंसिटिव है, या एक पड़ेगा तो बदले में ये भी एक मारेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, एक के बदले एक। अच्छा, सिचुएशन नंबर 3 क्या हो सकती है कि रमेश नेक्स्ट टाइम आया, स्पर्श के एक चांटा लगाया उसने, अब स्पर्श वेट कर रहा था कि तू हाथ लगा के दिखा, अब उसने एक लगाया, इसने उसको लिटा लिटा के मारा, उसको बहुत मारा इसने, तो एक के बदले इसने 10-20 मारे,
तो बेसिकली इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जब आप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन इलास्टिक है। जब फर्क कम पड़ता है, लेस देन यूनिटरी है। फर्क बराबर पड़ता है, यूनिटरी इलास्टिक है। ज्यादा फर्क पड़ता है, ग्रेटर देन यूनिटरी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम तो रमेश ने हाथ भी नहीं लगाया भाई। नेक्स्ट टाइम रमेश ने स्पर्श को छुआ तक नहीं, स्पर्श खुद जा रहा है, उसको पीट रहा है। यानी कि इस बार स्पर्श खामखा ही रिएक्ट कर रहा है, थप्पड़ तो पड़ा भी नहीं है। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जब प्राइस में चेंज ना है और डिमांड अपने आप चेंज हो। दिस इज कॉल्ड व्हिच काइंड ऑफ सिचुएशन? दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। तो बेसिकली जिस तरीके से स्पर्श का रिएक्शन कितने तरीके का है, थप्पड़ को लेके 5 तरीके का स्पर्श का रिएक्शन हो सकता है। या तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, या फिर ये कम रिएक्ट करे, या उसके बराबर ही रिएक्ट करे, या उससे ज्यादा रिएक्ट करे, या फिर ये रिएक्ट करे, वो सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसे ही इलास्टिसिटी भी ना 5 तरह की हो सकती है। यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली सॉरी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? स्पर्श, अक्षिता, अनवी, चेतना एंड नायशा, क्लियर है। आप लोग बताएं। अनवी एंड चेतना, नायशा, क्लियर है। क्लियर है? चले, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर मैं इस पे आपको नोट्स बनवाऊंगा ना अभी, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके नोट्स ना मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो जो पावर पॉइंट है उसी को अपडेट करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं उस पर प्रॉपरली एक्सप्लेन करके, इस पे है थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा और अपडेट की जरूरत है। तो वो मैं, ये देखिए, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में ना मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इनइलास्टिक को हम डिफाइन करते हैं ऐसे: क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में डिमांड प्राइस में चेंज होने पे चेंज नहीं होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शैल बी जीरो। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। और अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, तो डायग्राम पे देखो क्या होगा कि प्राइस आप चेंज कर रहे हो, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। सेम प्राइस पे जितनी डिमांड पहले थी उतनी डिमांड बाद में भी होगी। तो 5 रुपए पे भी 100 यूनिट की डिमांड थी और 10 रुपए पे भी 100 यूनिट की डिमांड है। तो अल्टीमेटली जब आप इसका डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम इसका परपेंडिकुलर बनता है, ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बनेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये सब मैं इस पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके शेयर कर दूंगा, आप इसी से पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से इनइलास्टिक डिमांड में क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। के प्राइस में जो चेंज आ रहा है डिमांड में उसके मुकाबले कम चेंज है, तो इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर ना लेस देन 1 आता है। और इसको आप डायग्राम पे शो करोगे ना, ऐसे शो करेंगे, सपोज दिस वाज द प्राइस, पहले वाला प्राइस, ये पहले वाली क्वांटिटी थी, और अब ना प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया। प्राइस जैसे 22% जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइस है, और डिमांड में उसके मुकाबले कम चेंज है, डिमांड सिर्फ 11% ही डिक्रीज हो रही है। मतलब प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन देखिए प्राइस जो है, मैं कैसे बताऊं यहाँ पे कैसे बढ़ा है। देखो ये देखिए, प्राइस यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, 4 to 5 जा रहा है, लेकिन डिमांड कितना चेंज हो रही है, डिमांड सिर्फ इतना चेंज हुई है। तो ये गैप यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? प्राइस में ज्यादा नजर आ रहा है ना, 4 to 5, और यहाँ पे 100 to 90। तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है और यहाँ पे इतना ज्यादा चेंज है। तो जब प्राइस में ज्यादा और डिमांड में कम हो तो यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक कहलाता है, और इसमें डिमांड ना डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा इस तरीके से। इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक में ऐसे बनता है डिमांड का। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको हेल्प कर दूंगा। क्लियर है सबको? कर लोगे आप लोग? चले आगे अब। यस चले अब इसमें ना लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर आपने ये तो बता दिया कि किसी कस्टमर की जो डिमांड है ना वो ज्यादा इलास्टिक या कम इलास्टिक हो सकती है, और प्राइमरीली आपने उसको 5 हिस्सों में कैटेगराइज भी कर दिया, रिएक्शंस को या सेंसिटिविटी को। आप कह रहे हो कि कस्टमर जो है अगर ज्यादा सेंसिटिव होगा तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, इक्वली सेंसिटिव होगा तो यूनिटरी हो जाएगा, कम होगा तो लेस देन यूनिटरी, ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि एक कस्टमर की डिमांड कब ज्यादा सेंसिटिव होगी, कब कम सेंसिटिव होगी, कब प्राइस को लेके वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, कब कम रिएक्ट करेगा। तो देखिए, कब ज्यादा रिएक्ट करेगा,
या कब कम रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1 किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उसके कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करता है। आप खुद ही सोचो, जो कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो, अगर उसकी मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, तो आप बताओ जो कमोडिटी आप खरीद रहे हैं उसका प्राइस बढ़ने पे आप अपनी डिमांड चेंज करोगे या नहीं करोगे, इस बात की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है? ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, बताइए। जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसका मार्केट में अगर सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, तो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसका रेट अगर बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी, ज्यादा चेंज होगी या कम चेंज होगी, बताइए। सर ज्यादा चेंज होगी। ज्यादा चेंज होगी, मतलब वहां पे ना कस्टमर ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों सेंसिटिव होगा ज्यादा? क्योंकि उसका ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स से हम मान लेते हैं कि, क्या माने, जैसे हम मान लेते हैं टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में मान लेता हूँ सब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, ये सारे टूथपेस्ट ना एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। लेट्स से आप ना पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो और पेप्सोडेंट ने ना रेट बढ़ा दिया, अगर तो रेट बढ़ाते ही ऐसा तो है नहीं कि पेप्सोडेंट हमारा फेवरेट था, हम पेप्सोडेंट छोड़ के हम दूसरे टूथपेस्ट पे आ सकते हैं, हम कॉलगेट पे आ गए। यानी कि पेप्सोडेंट का रेट बढ़ेगा तो हम कॉलगेट पे शिफ्ट क्यों हो गए? क्योंकि कॉलगेट उसका सब्स्टिट्यूट है। अब देखो, अगर मैं आपके रिएक्शन या सेंसिटिविटी की बात करूँ ना, क्योंकि प्राइस बढ़ा और आपने डिमांड चेंज कर ली, आपने प्रोडक्ट ही चेंज कर लिया, इसका मतलब आप प्राइस को लेके सेंसिटिव हैं। और क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका अवेलेबल है, क्योंकि उसका ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। लेकिन जिसका आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, उस वाले केस में आपकी सेंसिटिविटी आमतौर पे लो होगी, कम होगी, आप कम रिएक्ट करोगे, कम सेंसिटिव होगे। प्राइस के बढ़ने पे आपका रिएक्शन तो आएगा, आप क्वांटिटी कम तो कर देंगे लेकिन एकदम खत्म नहीं कर सकते, क्वांटिटी छोड़ नहीं सकते, आप डिमांड करेंगे लेकिन कम करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब इंडिया के अंदर एयरलाइंस में कितनी सारी कंपनीज है ना, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, बहुत सारी कंपनीज है। अब मान लीजिए आप किसी एक एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप लेट्स से आप स्पाइस जेट से ट्रेवल कर रहे हैं और स्पाइस जेट जो है वो रेट बढ़ा देता है उसका, तो आप ज्यादा चांस है कि आप उसको छोड़ के इंडिगो पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि इंडिगो उसका ऑप्शन है, इंडिगो उसका सब्स्टिट्यूट है। अगर प्राइस के बढ़ने पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप सेंसिटिव हैं, और क्योंकि उसका ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लाइट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए आप ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आपको प्राइस के बढ़ने पे आपकी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं होता, लेट्स से आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हो, और ट्रेन कौन चलाता है? इंडियन रेलवे चलाती है। अब इंडियन रेलवेज अगर रेट बढ़ा भी देगी तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको तो अल्टीमेटली ट्रेन से ही ट्रेवल करना है। समझ रहे हैं? तो अगर इंडियन रेलवेज प्राइस बढ़ाएगा ना, तो आपकी डिमांड पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आपकी डिमांड पे कम फर्क पड़ेगा, आप ट्रेवल करना थोड़ा सा कम कर देंगे, आप छोड़ नहीं सकते इंडियन रेलवेज को। मतलब प्राइस के बढ़ने का आपको दुख होगा, लेकिन आप यहाँ पे कम सेंसिटिव होंगे प्राइस को लेके, आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आपको ठीक है भैया अब तो एक ही ऑप्शन है, ट्रेवल करना है तो हमें रेल से ट्रेवल करना पड़ेगा, इंडियन रेलवेज ही यूज करना पड़ेगा। समझे? तो जहाँ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है वहां पे आपकी डिमांड ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसी तरीके से इनकम भी डिपेंड करती है आपकी सेंसिटिविटी को। अगर आप आपकी मतलब आप आमतौर पे अगर आप हायर इनकम ग्रुप से हैं तो प्राइस के बढ़ने घटने का आपके ऊपर कम फर्क पड़ेगा, आपको आप इनसेंसिटिव हो प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने को लेके। लेकिन अगर आप लोअर इनकम ग्रुप से हैं, आप पैसे कम कमाते हैं, तो प्राइस का थोड़ा भी बढ़ना या थोड़ा भी घटना आपकी डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब याद रखो, ज्यादा अफेक्ट करने का मतलब कस्टमर ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा इलास्टिक है उसकी डिमांड, और कम अफेक्ट करने का मतलब कम इलास्टिक है। समझ रहे हैं बात? तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी या कम इलास्टिक होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? दो हमने कर लिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड परसेंटेज ऑफ सॉरी उसके पास इनकम क्या है, उसकी इनकम कितनी है। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट परसेंटेज ऑफ इनकम लिखा है ना। देखो, परसेंटेज ऑफ इनकम का बेसिकली मतलब है कि आप किसी कमोडिटी पे अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं, कितना बड़ा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं। अगर आपको किसी कमोडिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोपोर्शन खर्च करना पड़ता है, जैसे आमतौर पे हम कार परचेज करना चाहते हैं, एयर कंडीशनर परचेज करना चाहते हैं, कोई हैवी मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, तो इन पे एक मेजर अमाउंट खर्च होगा, करेक्ट। और इसलिए इनके प्राइसेस में अगर चेंज आएगा ना, तो आपकी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जहाँ पे आपको अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करना है, वहां पे आपकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन जहाँ पे आपकी इनकम का थोड़ा हिस्सा खर्च होना है, जैसे आपको एक मैच बॉक्स परचेज करना है, माचिस खरीदना है, या आपको एक कैंडल परचेज करनी है, या निडल परचेज करना है, या बटन्स परचेज करना है, इन सब पे कितना ही पैसा खर्च होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसे बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन खर्च होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनका प्राइस अगर बढ़ेगा भी ना,
₹2 से ₹3 हो जाए, 5 से 10 हो जाए, तो आपकी डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम का बहुत सारा पैसा इस पे खर्च नहीं होता। लेकिन हैवी मशीनरी, कार, एयर कंडीशनर, इस पे बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, इसलिए आपकी डिमांड इन सभी केसेस में ज्यादा सेंसिटिव होती है। करेक्ट। सिमिलरली लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स में भी उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी या कम इलास्टिक होगी। देखो नेसेसिटी गुड्स का क्या है कि आप किसी भी हाल में नेसेसिटी गुड्स को तो छोड़ ही नहीं सकते ना, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते उसकी डिमांड पे। मतलब रेट बढ़े या घटे आपको तो वो खरीदना ही पड़ेगा ना। जैसे मान लेते हैं क्लोथिंग या फूड, ये बेसिकली नेसेसिटी है, तो अगर इनका रेट बढ़ भी जाता है तो आप क्या करोगे, इसकी डिमांड कम नहीं कर सकते ना। रोटी मान लीजिए आपको कंज्यूम करनी है, आपका 2 रोटी से पेट भरता है, तो अब रोटी पहले अगर 5 रुपए की आती थी, अगर वो 6 की हो जाए, 7 की हो जाए, तो भी अल्टीमेटली आपको 2 रोटी खानी है, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी के केस में डिमांड ना कम इलास्टिक होती है प्राइस को लेके, कम सेंसिटिव होती है प्राइस को लेके। लेकिन लग्जरी गुड्स के केस में ज्यादा सेंसिटिव होती है। लग्जरी गुड्स क्या है, जैसे लग्जरी में लेट्स से एक्सपेंसिव वॉच है, पेंटिंग है, या कोई कार है, या मैं एयर कंडीशनर की बात कर रहा था, लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। तो अगर आपकी मतलब इनका बेसिकली लग्जरी प्रोडक्ट पे अगर हम देखेंगे ना, तो डिमांड ज्यादा सेंसिटिव होगी, प्राइस बढ़ेगा, कस्टमर डिमांड ज्यादा चेंज कर सकता है। नेसेसिटी के केस में चेंज नहीं करेगा वो, उसकी मजबूरी है कि उसको तो चाहिए ही चाहिए वो। तो डिमांड ना इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कितनी सेंसिटिव या कितनी इनसेंसिटिव होगी, डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी या कम इलास्टिक होगी, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, टाइम पीरियड, मार्केट डेफिनेशन, और भी चीजें हैं। ये एक दफा आप रीड कर लेना, मैंने 3 एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद से ये बाकी के 2 पॉइंट्स पढ़ के देखिएगा, नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में इस पर बात कर लेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इसमें जो बचा कुचा आपका अगर कोई डाउट होगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इलास्टिसिटी पे, वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।